नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करें देश और दुनिया की तमाम खबरों की। और बड़ी खबर है, पीएम मोदी का आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा है। बिहार को ट्रेन पुल योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी और इसके साथ ही गया में 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 2 नई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया में जनता को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कोलकाता में 5,200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे। कोलकाता में ग्रीन लाइट्स मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा है, जहां वे कई करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तमाम व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है और बिहार में विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल रहा है। आज पीएम मोदी बता दें कि बोध गया के मगध विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचेंगे। इस दौरान वे बिहार को करीब 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। इसमें देश का सबसे चौड़ा पहला 6 लेन पुल शामिल है। वहीं बुद्ध सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने वाली एक ट्रेन है। वहीं कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वह इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। बिहार प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है और बिहार में बार बार उनका आना, ये मुझे लगता है शायद 9वीं बार पिछले 1 साल में, जब से केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, 9वीं बार उनका बिहार आना अपने में दर्शाता है कि एक विकसित बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री जी के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में आज एक बार फिर हजारों करोड़ों की सौगात बिहारियों को वो समर्पित करके जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि ये प्यार बिहारियों के लिए जो प्रधानमंत्री जी के दिल में है और बिहारी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को प्यार करते हैं, ये अपने में एक ऐसा जोड़ है जो बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में और ज़्यादा गति देगा। तौर पर रुक करेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर अरुण कुमार का। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी में। अरुण जी, प्रधानमंत्री मोदी का आज बिहार का और पश्चिम बंगाल का दौरा है। वहीं दूसरी ओर बिहार में राहुल गांधी द्वारा वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। लगातार वोट चोरी को लेकर विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में उनका दौरा क्या कुछ अहम देखने को मिलेगा? आप इस दौरे को किस तरह से देखते हैं? स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री चुनावी वर्ष में ये छठा दौरा है और अपने पूरे कार्यकाल में ये 53वीं बार का ये बिहार दौरा है। बिहार को आज 13,000 करोड़ की सौगात मिल रही है, जिसमें एक बड़ी योजना है जो सिमरिया पुल है, जहाँ उद्घाटन तो बेगूसराय से यहाँ गया जी से कर देंगे, लेकिन फिर वहाँ निरीक्षण करेंगे। पुल पर भी आधे घंटे का प्रोग्राम रखा गया है। मतलब प्रधानमंत्री आज 2 जगह जा रहे हैं, गया आ रहे हैं और फिर बेगूसराय जाएंगे। देखिए, चुनावी साल में इस तरह की विकास योजनाओं की सौगात तो फलदायी होता ही है। जनता आखिर चाहती क्या है? जनता चाहती है सहूलियत, सुविधा, रियायत। तो चुनावी साल में तो आप देखिए कि 6 यात्राओं में ये इसको मिलाकर कहेंगे तो 1 लाख करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं को सौगात दी। आज कई ट्रेन मिलेगी, कैंसर अस्पताल का भी उद्घाटन हो रहा है, बक्सर वो पावर प्लांट का भी उद्घाटन हो रहा है। तो कुल मिलाकर विकास को देखिए, इसकी दरकार भी है। आज विकास हुई पीछे राज्यों में शुमार, तो इसके लिए तो विशेष योजना की सहायता थी, केंद्र से मिलनी भी चाहिए थी। तो मैं मानता हूँ कि बिहार को जो हक मिलना चाहिए, अब ये ध्यान आया है। डेवलपमेंट की सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अब चुनाव साल में वक्त तो इसको जयकार करेगा नहीं, लेकिन ये विकास योजनाओं को निश्चित रूप से इसके माध्यम से साधने की भरसक कोशिश एनडीए की तरफ। अब राहुल गांधी बिहार में है, ये भी एक संयोग ही है कि 15 दिन का बिहार प्रवास। राहुल कभी किसी राज्य में इतने लंबी अभी तक कोई प्रवास नहीं थी। 17 अगस्त से खासकर शाहबाद से देखिए, शाहबाद पिछले चुनाव में ये कठिन चुनौती का क्षेत्र रहा एनडीए के लिए। अब 22 सीटें हैं शाहबाद, एनडीए को कामयाबी मिलेगी। इधर है तो समूह का ध्यान है। और खासकर प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कि वो विक्रमगंज गए थे, गया गए थे, कई जगह जो गए, तो इसलिए पूरे लोगों की निगाह है। और एसआईआर को लेकर जो महागठबंधन अभी दौरे पर है, आज अभी राहुल गांधी तेजस्वी यादव मुंगेर में हैं, यहाँ से वो भागलपुर जाएंगे, जमालपुर सुल्तानगंज हो। तो बिहार में
चुनाव के पहले 2 महीना अभी चुनाव के हैं, लेकिन पूरी तरह से चुनावी रंग में बिहार दिख रहा है। एक और महागठबंधन, दूसरी ओर एनडीए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो स्वाभाविक वहाँ न सिर्फ प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे और सभी जो एनडीए में घटक दल के नेता हैं, सभी केंद्रीय मंत्री, चाहे वो जीतनराम मांझी जी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, सभी वो मंच पर दिखेंगे, गया में या बेगूसराय में। तो आज का दिन इस तरह से बिल्कुल राजनीतिक सरगर्मी का दिन है। और फिर मैं ये कहता हूँ कि विकास की योजनाएं जो बिहार को मिल रही हैं, हम इसके हकदार हैं और ये दरकार भी इसकी है अभी बिहार की। अरुण जी, लेकिन चुनाव की रणभूमि में इस बार विपक्ष भी कई मुकाबले के साथ और अपनी तैयारी के साथ मैदान में नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें तो चुनाव वोट अधिकार को लेकर कि चुनाव चोरी और इसके साथ ही अब दूसरी ओर एसआईआर का मुद्दा, तो वहीं क्या लगता है कि विपक्ष अपने, क्योंकि विपक्ष की ओर से हमेशा रोजगार को लेके, युवाओं की नौकरी को लेके और किसानों को लेके कई बार यही मुद्दे विपक्ष की ओर से देखने को मिलते हैं, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी इस बार रोजगार और युवाओं के जरिए बिहार की जनता को खींच पाएंगे या पीएम मोदी बिहार की जनता को विकास और परियोजनाओं के माध्यम से खींचेंगे? देखिए, विकास की योजना तो इसलिए ना परोसी जाती है चुनाव के पहले को, जहाँ विपक्ष कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में जाता है तो वायदा करता है कि हमें सत्ता मिलेगी तो हम ये काम करेंगे। जैसे तेजस्वी ने, आपको याद होगा कि यहाँ 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की थी। उसी तरह से पेंशन योजना अभी बढ़ाने की बात की तो 1100 बढ़ाया गया, उसको और ज्यादा करने की बात की थी। तो ये सब कुछ विपक्ष वादा कर रहा है और एनडीए जो है, खासकर नीतीश कुमार, यहाँ उसको लागू कर रहा है। क्या 125 यूनिट की बिजली जाती, पेंशन जो विधवा पेंशन है 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को मिलता है और वो 400 से 1100 से, जो इसका लाभ तो मिलता ही है। आखिर जनता तो यह अपेक्षा करती है। और विपक्ष तो एक बात सही है कि बिहार के लिए चाहे वो विकास हो, कानून व्यवस्था हो, रोजगार हो, रोजी रोटी हो, मूलभूत जो आम जनता की समस्या है, अभी विपक्ष एजेंडा बनाया है एसआईआर। उसको ये लगता है कि बिहार में जो लगभग 8.25 करोड़ मतदाता थे, उसमें मरे हुए 22 लाख मतदाता जो घर द्वार छोड़ करके अलग दूर अस्थायी रूप से चले गए हैं, वैसे 35 लाख और 7 लाख ऐसे मतदाता जो 2 विधानसभा क्षेत्रों में। अब एसआईआर में जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, इसी को मुद्दा बनाया। उससे लगता है कि इसके माध्यम से हम बिहार में गरीब, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को हम मैसेज दे पाएंगे। तो दोनों ओर से राजनीति हुई। लेकिन आपने ठीक ही कहा कि अभी जनता तो हर चुनाव में विकास, महंगाई, रोजगार, कानून व्यवस्था, ये सब पर सवाल उठता है। तो विपक्ष तो अभी सिर्फ एसआईआर और ये राहुल गांधी का ये कार्यक्रम कांग्रेस का कार्यक्रम हो गया। कांग्रेस बिहार में अपनी कोई जमीन की वापसी के लिए राहुल इसमें लगे हुए हैं। अब भले ही आज बिहार में महागठबंधन में सीएम के चेहरा तेजस्वी हैं, अगुवाई वो करेंगे, लेकिन ये पूरा जो कार्यक्रम अभी वोटर्स अधिकार यात्रा है, ये तो राहुल गांधी का ही प्रोग्राम, उसकी अगुवाई कर रहे हैं। और पूरे देश भर में फिर आपने देखा होगा कन्हैया कुमार की अगुवाई में पूरे देश भर में एक अभियान चलाने की उन्होंने ठानी है। तो कुल मिला कर जो सियासत, तो एसआईआर की एक और सियासत हो रही है, दूसरी ओर विकास की सियासत हो रही है। और एनडीए ने तो कहा ही है कि भाई ये 2 महीना के बाद जो चुनाव होगा, हमारा मुद्दा होगा विकास और उधर होगा विनाश। तो जो जंगल राज कहिए, कानून व्यवस्था में, ये सब बात जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन में जो कुछ दृश्य लोगों को देखा, उसको लोग याद कराते हैं और कहते हैं कि यदि फिर आप महागठबंधन को अवसर देंगे तो वो दिन लौट आएगा। तो सियासत तो हो ही रही है। आज प्रधानमंत्री गया की सभा में निश्चित रूप से लालू प्रसाद की राजनीति, उनके शासनकाल में जो बिहार की स्थिति थी उस पर उल्लेख करेंगे, कांग्रेस पर निशाना साधेंगे। और एसआईआर को लेकर जो आज राहुल यात्रा करें, आपको याद होगा कि जिसके आधार पर, जिस डाटा के आधार पर वो इस अभियान को उन्होंने शुरू किया था, तो पंक्चर हो गया। इसने डाटा तैयार किया था, वही कहा कि हमने तो फर्जीवाड़ा किया था, गलत किया था, उसने माफी मांगी और वहां महाराष्ट्र पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर दी। लेकिन सियासत तो होगी ना, कोई मुद्दा तो विपक्ष जब सड़क पर आएगा तो अभी एसआईआर के बहाने चुनाव आयोग से टकराव और फिर केंद्र की सरकार से हमला मोर्चा, ये सब देखने को मिल रहा है। ठीक है अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर भाजपा सांसदों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद कंगना रनौत, रेखा शर्मा, किरण चौधरी और कमलजीत सहरावत शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य चुनावी रणनीति पर चर्चा और समर्थन को मजबूत करना था।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुंगेर जिले में स्थित ऐतिहासिक कानखा मस्जिद का दौरा किया। दोनों नेताओं ने वहां मुस्लिम धर्मगुरु और विद्वानों से मुलाकात की और समाज में एकता, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने पर चर्चा की। इस दौरान मस्जिद प्रबंधन समिति ने नेताओं का स्वागत किया और उन्हें बता दें कि ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी दी। दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया है। और इसके साथ ही मुंगेर से एक खबर है, जहां बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बता दें कि मस्जिद का दौरा किया गया, जहां उन्होंने धर्मगुरु से मुलाकात की और विद्वानों से मुलाकात कर और इसके साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि जेपी नड्डा से मिली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बता दें कि ये मुलाकात की गई है और मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। जेपी नड्डा से वायनाड पर की बातचीत और इसके साथ ही स्वास्थ्य परियोजनाओं में तेजी लाने को लेकर भी जोर दिया गया। केरल में एम्स की मांग को लेकर भी चर्चा की गई। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात किया और उनसे वायनाड में कुछ स्वास्थ्य परियोजनाओं में तेजी लाने का अनुरोध किया है और उन्हें बता दें कि मेडिकल कॉलेज के लिए भी अभाव में स्थानीय लोगों को हो रही गंभीर कठिनाइयों से अवगत कराया, जो अभी तक चालू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने वायनाड की आदिवासी आबादी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता, उनकी वरिष्ठ स्वास्थ्य समस्याओं और लंबित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधियों और क्षेत्र में बता दें कि जानवरों के हमलों के मामलों में एक विशेष ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता पर चर्चा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी ने केरल के लिए एक एम्स की लंबे समय से चल रही मांग को लेकर भी दोहराया। उन्होंने हमारी सभी मांगों को सुना और हमारे साथ खुलकर चर्चा की। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन मुद्दों पर उचित ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। अतिरिक्त सचिव स्तर के 2 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 9 सितंबर को होगा मतदान और मतगणना और इसके साथ ही बता दें कि सुनील कुमार लोहाई और डी आनंद पर्यवेक्षक और इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को होने वाले देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के चुनाव के लिए आईएएस अधिकारी और इसके साथ ही डी आनंद को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अतिरिक्त सचिव स्तर के 2 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र दोपहर 2 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई और इसके साथ ही शोक प्रस्ताव के साथ शुरू होगी सदन की कार्रवाई। 26 अगस्त तक चल सकता है मानसून सत्र शुरू होने से पहले बता दें कि सुबह 11 बजे बीएसए मीटिंग होगी और सत्र की अवधि को लेकर बैठक में फैसला होगा। दोपहर 1 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जहां चर्चा देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। दोपहर 2 बजे शोक प्रस्ताव के साथ हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि मानसून सत्र होने से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी और बता दें कि सत्र 26 अगस्त तक चल सकता है और इसके साथ ही सत्र की अवधि को लेकर बैठक में अंतिम फैसला होगा। मानसून सत्र से पहले दोपहर 1 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सत्ता पक्ष सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें कि प्रदेश में मौजूदा कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करने की तैयारी में है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल सकती है। पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से सरकार से अलग अलग मुद्दों पर सवाल पूछे जाएंगे। इसी खबर पे रुक करेंगे हमारे स्टेट हेड का सुरेंद्र ढाका का। सुरेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी? हरियाणा का मानसून सत्र आज शुरू होने जा रहा है, किस तरह के आसार देखने को मिलेंगे, क्या हंगामा देखने को मिलेगा? देखिए,
एक बड़ी बात ये है कि जो बजट सत्र है वो लगभग 2 बजे दोपहर में शुरू होगा और इस पूरे सत्र की तैयारी सरकार के द्वारा कर ली गई है। और जो उम्मीद की जा रही है कि ये सत्र 4 दिन का या 5 दिन का हो सकता है, तो ये मान के चला जा रहा है कि ये सत्र 26 अगस्त तक चल सकता है। 11 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है बीएसई की, उसकी एक बैठक होनी है और उसके बाद समय की अवधि को लेकर उसमें उस मीटिंग में फैसला कर लिया जाए। बात को लेकर कि जो विपक्ष के सांसद हंगामा करेंगे उसको लेकर किस तरह की रणनीति होगी, क्या उसमें वो कर सकते हैं और क्या सरकार उसका जवाब देगी, सरकार की क्या तैयारी है उसको लेकर। तो सरकार उस पर एक विधायक दल की बैठक कर रही है और उसमें तमाम मुद्दों पर फैसला हो जाएगा। विपक्ष की तैयारी जो सरकार को घेरने की है, तो उससे सरकार को कैसे निपटना है इस मीटिंग में वो सब तय हो जाएगा। 1 बजे जो मीटिंग। दूसरी बड़ी बात है कानून व्यवस्था जी सुरेंद्र जी, अगर बात करें विपक्ष की, क्योंकि सत्ता पक्ष तैयारी कर रहा है विपक्ष के जवाब देने की, लेकिन विपक्ष की बात करें तो कानून व्यवस्था के साथ साथ और वो कौन से मुद्दे होंगे जिसपे विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है इस बार? देखिए, जिस तरह आपने देखा संसद सत्र चला है उसमें लगातार हंगामा विपक्ष ने किया है और उसके बाद जो अब हरियाणा सरकार का जो मानसून सत्र है, इसमें पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान जो विधायक हैं अपोजिशन के, वो लगातार कई मुद्दों को लेकर मुखर है। खराब सड़कों का मामला है, खराब सड़कों को लेकर वो सरकार से सवाल पूछेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको लेकर इस सदन में हंगामा देखने को मिलेगा। एक बड़ी बात और है, बादली से कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप वत्स, उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार के द्वारा चुनाव की जो अंतिम चरण आचार संहिता जो लगने वाली थी उससे कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा 5600 पदों की जो भर्ती निकाली गई थी पुलिस की, उसमें अब तक कोई काम सरकार के द्वारा नहीं किया गया। तो इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर 5600 पद हैं पुलिस के, उनको लेकर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी थी वो अब तक नहीं की गई, उसको लेकर सरकार की घेरने की पूरी तैयारी है। एक और बड़ी बात वर्षा, इसमें एक बड़ी बात निकल कर आई है। जो इनेलो के विधायक है आदित्य चौटाला, उन्होंने लगातार सरकार को एक मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर दी है, जो कि एक अहम मुद्दा है और एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा है कि लगातार विधायकों को और लोगों को धमकियां मिल रही हैं, फोन कॉल आ रहे हैं, उस पर सरकार ने हमने शिकायतें की हैं, उस पर सरकार ने क्या काम किया है उसको लेकर वो एक बात सरकार से पूछने जा रहे हैं। दूसरा जो साइबर फ्रॉड है उसको लेकर भी उन्होंने साफ कहा है कि आदित्य चौटाला ने कि वो सरकार से जरूर पूछेंगे कि सरकार ने इतने दिन में क्या कदम उठाया है। जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं और लगातार कितनी कॉल को सरकार ने इंटरसेप्ट किया है, कितने साइबर मामलों का प्रकाशित किया है, जिन लोगों से ठगी हुई है उनमें कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो इस तरह की ठगी लोगों के साथ कर रहे हैं। तो तमाम तरह के इस तरह के मुद्दे हैं वर्षा, जिनको लेकर सरकार को विपक्ष के सवालों से दो चार होना पड़ेगा और सरकार के लिए ये असहज करने वाले मुद्दे जरूर हैं, क्योंकि जिस तरह 5600 पदों की पुलिस की भर्ती प्रक्रिया थी और उसे काफी लंबे समय हो गया और वो अभी तक उसमें कोई काम नहीं हुआ है, तो उसको लेकर भी विपक्ष हंगामा करेगा। वही सरकार जो मुख्यमंत्री है सैनी साहब, उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो काम पूरे होंगे, चाहे किसी भी कंडीशन में कितना भी थोड़ा देर जरूर हो सकती है, लेकिन सभी पदों की भर्ती प्रक्रिया हो या और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, और जिस तरह बारिश हुई है उससे सड़कें खराब हुई हैं, उन सड़कों को भी बहुत जल्द ठीक किया जाएगा, सरकार की तरफ से साफ कहा जा रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से करेंगे मुलाकात। दोपहर 12 बजे सीएम धामी करेंगे भेंट। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे, तमाम चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे और उसमें तमाम चर्चा देखने को मिल सकती है। और ये दौरा और ये मीटिंग बता दें कि काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है और इसके साथ ही बता दें कि कई मुद्दों को लेकर इस पर चर्चा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान बता दें कि वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे, जहां वो मीटिंग करेंगे और बातचीत करेंगे।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एलविश यादव के घर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। 17 अगस्त को एलविश के घर पर फायरिंग की गई थी। हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी जिम्मेदारी। फरीदाबाद के तिवांग मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई, जहां बता दें कि पुलिस ने अब आरोपी को धर दबोचा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि एलविश यादव के घर पर गोलीबारी की गई थी, वारदात देखने को मिली थी। उसके बाद बता दें कि अब कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके साथ ही बता दें कि फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां एलविश यादव के घर पे हुई फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर है, जहां क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है एलविश यादव के घर पर, और पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। और 17 अगस्त को एलविश के घर पर गोलीबारी की गई थी और हिमांशु भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एलविश यादव के घर पे हुई फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही बता दें कि यह मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद आरोपी को धर दबोचा है। और इसके साथ ही बता दें कि एलविश के घर पर फायरिंग का आरोपी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ ही पुलिस मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगने से उसे धर दबोचा है। और उसके साथ ही बता दें कि पूरे मामले में आगे की पूछताछ देखने को मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि एलविश यादव के घर पे हुई फायरिंग का आरोपी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ ही एलविश के घर पर फायरिंग की गई थी, जिसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ ही पुलिस ने मुठभेड़ में इस आरोपी को धर दबोचा है। उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचा। इसके साथ ही बता दें कि एलविश यादव के घर पर फायरिंग की गई थी 17 अगस्त को, जिसके बाद बता दें कि हिमांशु भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। और इसके साथ ही अब आरोपी को मुठभेड़ में धर दबोचा है। इसके साथ ही अब पूरे मामले में आगे की पूछताछ आरोपी से देखने को मिलेगी, जहां कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 17 अगस्त को एलविश यादव के घर पे फायरिंग का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ ही इस मुठभेड़ में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां स्कूल को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी मिली है और फिर आया है ईमेल। और इसके साथ ही बता दें कि द्वारका के स्कूल को आया था मेल। स्कूल परिसर खाली करा दिया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मौके पर पुलिस और फायर की टीमें मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली में स्कूलों में लगातार बम की धमकी भरे मेल आ रहे हैं और यह सिलसिला थम नहीं रहा है। अब दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 स्थित एक स्कूल को सुबह एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार यह सूचना सुबह करीब 7 बजे मिली, जिसके तुरंत बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। दिल्ली के स्कूलों में बम होने की धमकी का यह लगातार आज तीसरा दिन है। मंगलवार को छोड़कर इस पूरे सप्ताह यह सिलसिला चल रहा है। स्कूल में बम की सूचना मिलते ही स्कूल परिसर को खाली कराया गया और सुरक्षा एजेंसियों को जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। फिलहाल बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे परिसर की तलाशी जारी है। और इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और इसके साथ ही बता दें कि ईमेल के जरिए ये धमकी मिली है, जहां प्रशासन मौके पर मौजूद है। और इसके साथ ही बता दें कि परिसर को खाली कराया गया। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स पर बड़ा फैसला लिया गया है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज शेल्टर होम भेजने के आदेश से शुरू हुआ था विवाद। और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का हुआ था विरोध और 7 दिन पहले सुरक्षित रखा गया था फैसला। आवारा कुत्तों पर आएगा अंतरिम आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां आवारा कुत्तों को लेकर बता दें कि लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। अब अंतिम आदेश आएगा। और इसके साथ ही बता दें कि पहले फैसले को सुरक्षित रखा गया था और दिल्ली एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर आज फैसला आएगा। इसी खबर पर रुक करेंगे सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका राणा का। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी पे। प्रियंका जी, जिस तरह से आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, कई बार विरोध देखने को मिला, लोगों ने प्रदर्शन किया, आखिर क्या वजह है कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि ये तो सिर्फ उन्हीं कुत्तों के लिए है जो हमला करते हैं। जी बिल्कुल, और हम लोग भी ये काफी टाइम से यही डिमांड कर रहे थे। जो कुत्ते काटते हैं, जो फेरोशियस हैं, जो लगातार बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जिन्होंने आतंक फैला रखा है, काटते हैं और पैक ऑफ डॉग्स अटैक करते हैं, उनको शेल्टर होम में रखा जाए। और हालांकि जो कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो खतरनाक कुत्ते हैं उन
इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर खतरनाक कुत्तों को आइडेंटिफाई क्या प्रशासन करेगा या डॉग लवर्स करेंगे, क्योंकि अभी तक एनजीओ के हाथ में ये था, क्योंकि एनजीओ तो और डॉग लवर्स तो मानते ही नहीं है कि आतंक फैलाया जाता है या कुत्ते काटते हैं। तो अब इस बात का डिसीजन अगर प्रशासन के हाथ में है तब तो शायद कुछ एक्शन हो पाएगा, अदरवाइज मुझे इससे उम्मीद नहीं है कि क्योंकि हम बार बार कंप्लेन करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन कभी भी सुनवाई नहीं होती है। थोड़े दिन के लिए उनको उठाया जाता था और फिर उसी जगह पर छोड़ दिया जाता था। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस पे एक्शन कौन लेगा, प्रशासन लेगा या फिर दोबारा से डॉग लवर्स के हाथ में ही कानून व्यवस्था दे दी जाएगी। प्रियंका जी, क्या लगता है जिस तरह से आज फैसला आएगा, क्या लगता है कि फैसले में क्या आ सकता है, और अगर फैसले में कार्रवाई और एक्शन देखने को मिलता है तो लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी देखने को मिलेगा जो डॉग लवर्स हैं? देखिए, फैसला आ चुका है। अभी अभी मैं एक्चुअली लाइव देख ही रही थी, उसमें ये बोल दिया गया है कि जो डॉग्स हैं उनको स्टरलाइज किया जाएगा और वैक्सीनेट किया जाएगा और वहीं पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो खतरनाक कुत्ते हैं सिर्फ उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि बस इसमें अभी बहुत क्लियरिटी आनी बाकी है, आखिर और क्या क्या चीजें इसमें नई डाली गई हैं, क्योंकि कानून को अक्सर डॉग लवर्स जो है अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।